जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित। और आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वह सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। और टॉपिक मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि सर्विस पीरियड के दौरान एक सरकारी कर्मचारी की अगर जो मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत उनके परिवार को कौन कौन से वित्तीय लाभ मिलते हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, कोई स्टेट में होते हैं, कोई सेंट्रल में होते हैं। हाँ, तो मैं तो आपको केंद्र सरकार के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर इसके बाद क्या क्या होता है, जानना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी कर्मचारी जो भी कर्मचारी जॉब कर रहे होते हैं, है ना, उनके सर्विस बुक में, है ना, उनके सर्विस बुक में किसी न किसी नॉमिनी का नाम जरूर होता है। अगर जो उनकी शादी नहीं हुई है तो श्योर सी बात है कि उसने अपने माता पिता को नॉमिनी बनाया होगा, अपने भाई बहन को नॉमिनी में नाम दिया होगा। और जो उसकी शादी हो गई है तो अपने पत्नी का नाम दिया होगा नॉमिनी में, या अपने बच्चों का भी नाम दिया होगा नॉमिनी में। और जो पत्नी नहीं है तो सिर्फ अपने बच्चों का नाम रखा होगा नॉमिनी में। तो कोई ना कोई तो नॉमिनी में रखता ही रखता है, ठीक है। तो आपको सपोज किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, सेवा के दौरान, सर्विस पीरियड के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले उस जो भी नॉमिनी है, जो भी उसका हायर है, उत्तराधिकारी है ना, वो क्या करेगा, उस कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट, है ना, जरूर लगाएगा अपने ऑफिस में जहां वो कर्मचारी जॉब कर रहा होता है। तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा। और उसके नॉमिनी के पास जो भी क्लेम करेगा कि भाई मैं इसका नॉमिनी हूं, हमें ही सारा अधिकार मिलना चाहिए, सारे फाइनेंशियल बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, उसके पास बैंक अकाउंट तो जरूर ही होना चाहिए। बिना बैंक अकाउंट का तो कुछ होगा नहीं। अब पैन कार्ड नंबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लाभ मिलते हैं एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी को या उसके नॉमिनी को, है ना। तो पहला मिलता है फैमिली पेंशन। अगर जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले जो है उसकी पत्नी या उसके बच्चे जो भी होंगे, है ना, उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। ये कितना मिलता है, ये जो है रिटायरमेंट के समय जो भी उसका बेसिक होता है उस कर्मचारी का, है ना, बेसिक पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना, पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट समय जो भी बेसिक पेमेंट होगा उसका आधा मिलेगा, उसका आधा मिलेगा। सपोज रिटायरमेंट के समय उसका बेसिक पेमेंट है, मान लीजिए कि 40,000 रुपया, बेसिक पेमेंट की बात कर रहा हूं, महंगाई भत्ता इसमें इंक्लूड नहीं है, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड नहीं है। तो इसका आधा कर दीजिए, यानी कि उसके पत्नी को या उसके बच्चे को जो है 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब देखिए पत्नी है तब तो खैर उसको मिलता ही रहेगा लाइफ टाइम तक उसको पेंशन। लेकिन और जो बच्चे हैं, है ना, तो बच्चे के केस में क्या होता है कि जब तक कोई अर्निंग करना लगे, मान लेते बच्चे का उम्र अभी 15 साल है और 18 साल में या 20 साल में उसकी नौकरी लग गई, तब उसको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। और जो नौकरी नहीं लगी, है ना, तो उसको 25 साल तक जो है वो पेंशन मिलते रहेगा उसके बच्चे को। 25 साल के बाद ऑटोमेटिक पेंशन मिलना बंद हो जाता है बच्चे को। लेकिन और जो पत्नी जब तक जीवित है तब तक जो है पत्नी को ये पेंशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बात हो गई फैमिली पेंशन मिलती है उसके बच्चे को, उसके बच्चे को या पत्नी को एक फैमिली पेंशन मिलेगा, उसके बेसिक का आधा हर महीने मिलता रहेगा, ठीक है। इसके में भी एक ड्यूरेशन होता है कि आपको 10 ईयर्स तक जो है एनहांस रेट से यानी फुल मिलेगा पेंशन, उसके बाद 30% हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, नेक्स्ट है डेथ ग्रेच्युटी मिलती है। किसी भी कर्मचारी की जो मृत्यु होती है ना, चाहे तो एनपीएस में हो या ओपीएस में हो। देखिए ये चीज मैं बताता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनपीएस ओपीएस की बात आ जाती है बीच में, है ना। तो डेथ के बाद आज के अभी तक जो एग्जिस्टिंग रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, भले वो कर्मचारी एनपीएस में ही क्यों ना हो, डेथ होने के बाद बाय डिफॉल्ट उसको ओपीएस के सारे लाभ मिलने लगते हैं, ठीक है। तो सब कुछ मिलेंगे उसको, डेथ ग्रेच्युटी मिलेगा, फैमिली पेंशन, मरने के बाद जो बिल्कुल ओल्ड पेंशन की तरह उसको साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब रही बात की फैमिली पेंशन तो मिल गई, सेकंड उसको मिलता है डेथ ग्रेच्युटी। देखिए इसमें क्या है कि एक रूल बना हुआ है गवर्नमेंट का, एक उसमें टेबल बना दिया गया है कि और जो उसकी 1 साल सर्विस हुई है ना, तो बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का, है ना, 2 टाइम्स। और 1 साल से 5 साल के बीच उसकी सर्विस है तो बेसिक प्लस डीए का मल्टीप्लाई बाई 6 कर देता है। और जो 5 साल से 11 साल उसकी सर्विस है तो मल्टीप्लाई बाई जो है 12 कर देता है ना। और 11 साल से ऊपर अगर जो सर्विस है तो मल्टीप्लाई बाई 20 कर देगा। जैसे देखिए
मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मरने के समय जो है उसका बेसिक पेमेंट रहा होगा 40,000। मान लेते हैं कि मरने के समय उसका बेसिक पेमेंट जो है 40,000 रहा होगा, ठीक है। अब 50% अभी डीए है आज के दिन में, मान लीजिए कि 50% इसका डीए हो गया, माई का ये भत्ता मिल गया इसको 20,000 रुपया और, ठीक है, तो 60,000 रुपया हो गया। अब समझ जाइए कि मान लीजिए कि उसकी मृत्यु जो है 10-11 साल सर्विस करने के बाद हुई है, 11 साल सर्विस हो गई उसकी और डेथ हो गई, या मान लीजिए कि उसकी 11 साल हुई है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई इसमें 20 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 20 कर देंगे, तो इसमें कितने हो गए भाई, बहुत सारे जीरो मिल गए हैं, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि डेथ ग्रेच्युटी सिर्फ जो है उसके नॉमिनी को 12 लाख रुपया डेथ ग्रेच्युटी मिलेगी, और जो उसकी सर्विस 11 साल करने के बाद वो बेचारा एक्सपायर हुआ है तो, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं, मरने के बाद भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। हालांकि बेचारा जब तक जिंदा रहता है सरकारी कर्मचारी तो इतना तो कमा तो नहीं पाता है, लेकिन मरने के बाद बहुत कुछ दे के जाता है अपने परिवार वालों के लिए, ठीक है। तो ये डेथ ग्रेच्युटी उसको मिल जाता है इतना पैसा। देखिए क्या क्या मिल गया, हमने उसको पेंशन दे दिया हर महीने का 20,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपये पेंशन दे दिया हर महीना। वन टाइम में डेथ ग्रेच्युटी उसको मिल गया 12 लाख रुपया, ठीक है, 12 लाख रुपये उसको ग्रेच्युटी भी दे दिए। फिर देखिए और क्या मिलेगा, एकुमुलेशन अंडर जीपीएफ। देखिए एनपीएस में हो या जीपीएफ में, मैंने बताया कि एनपीएस में भी अगर होगा तो डेथ होता है तो उसका जो भी कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन वो चला जाता है आपको जीपीएफ में चला जाता है, उसी पर इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और अगर जो ऑलरेडी वो कर्मचारी ओल्ड पेंशन में है तो हर महीना जो भी जीपीएफ कटवा रहा है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हर महीने 5,000 रुपया 10,000 रुपया अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं, जीपीएफ में कटवाते रहते हैं कि भाई बाद में काम आएगा, घर बनाने काम आएगा, या बच्चों पढ़ाने काम आएगा, या रिटायर हो जाएंगे तो हमको ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की तरह ही इंटरेस्ट मिलते रहता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो मान लेते हैं कि उसके खाते में 10 साल 12 साल में जो है मान लीजिए कि 5-6 लाख रुपया जमा हुआ होगा इस खाते में, तो इसको लीजिए 5-6 लाख रुपया ये भी दे देते हैं, मान लेते हैं कि इसको 10 लाख रुपया और दे देते हैं, 10 लाख रुपया मान लीजिए जमा हुआ होगा। हालांकि 10 लाख इसको नहीं हुआ होगा जमा, 11 साल की सर्विस में 10 लाख नहीं होता जमा, मान के चलिए कि इसको 6 लाख के आसपास ही होगा जमा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उतना कटवा ही नहीं पाएगा, तो सब कटवा ही देगा तो खाएगा क्या, ठीक है। और बचा नहीं पाता है बेचारा, सरकारी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बच पाता है, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बचा पाता है। अगर जो प्योर उसी पेमेंट पर जो ज़िंदगी जी रहा है तो कुछ नहीं बना पाएगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत होगा तो अपने बच्चे को थोड़ा सा पढ़ा लिखा लेगा और एक छोटा मोटा घर बना लेगा रिटायरमेंट के बाद, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। ज़्यादा बड़ा आदमी बनना है तो बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। तो ये मिल गया आपको, ये भी मिल गया आपको 6 लाख रुपये हमने ये दे दिया इसको, इसके जीपीएफ में इतना पैसा जमा हुआ था। फिर है देखिए लिव इनकैशमेंट, होता क्या है कि कर्मचारी को एक वो होता है कि 300 छुट्टियां, मैक्सिमम 300 छुट्टी अपने सेवा काल तक बचा के रख सकता है, और ये छुट्टी का पैसा मिल जाता है। तो मान लीजिए कि उसका एक दिन का पेमेंट, मान लेते हैं कि उस कर्मचारी का जो है करीब 1,300 रुपया है, 40,000 और जो बेसिक है, तो मान लीजिए 1,300 रुपया एक दिन का पेमेंट है, तो 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 1,300 इंटू 300 यानी हो गया आपको 3,90,000 रुपया, ठीक है। लेकिन 300 छुट्टी तो उसके बाद बचा ही नहीं पाएगा 11 साल की सर्विस में, 300 छुट्टी बचाते बचाते उसको कम से कम 30 साल सर्विस करेगा ना, तब इतना छुट्टी बच पाता है। तब मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया इसको हम और भी मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया भैया लो, ये भी इसको मिल गया होगा, ठीक है। इससे पैसा देखिए मिलते जा रहा है। ये लीव इनकैशमेंट का जो भी उसके खाते में छुट्टियां बची हुई होगी उसका पैसा सरकार उसके नॉमिनी को, है ना, उसके उत्तराधिकारी को दे देता है कि भैया ये लो पैसा उसका था तुम्हारा। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए CGGIS, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। एक इंश्योरेंस है सरकारी कर्मचारी का, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए के अनुसार जो है, किसी का कटता है 30 रुपये महीना, किसी का कटता है 60 रुपये महीना, किसी का कटता है 120 रुपये महीना, ठीक है। इसी के अनुसार जो है उसको 30,000 60,000 है ना रुपया इंश्योरेंस के रूप में मिलता है। सोच लीजिए आज भी जो है एक सरकारी कर्मचारी को मात्र जो है 30,000 रुपया, सोचिए कि उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ये लीजिए 30,000 रुपया इंश्योरेंस का पैसा, सोच करके भी आप लोग हंसेंगे, ठीक है। तो 30,000 रुपया उसको और मिल जाएगा, उसके पत्नी को और मिल जाएगा 30,000 रुपया, लो भैया इंश्योरेंस का पैसा हो गया, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसके मरने के बावजूद भी उसके पत्नी को, है ना, CGHS का लाभ मिलता है, यानी इसका पूरा नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है। यानी कि उसको एक कार्ड बना के दे दिया जाता है, अगर जो अच्छे सिटीज में रह रहा है, बड़े बड़े सिटीज में
CGHS हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उस कार्ड के आधार पर उसको फ्री में इलाज हो जाता है, पैसा नहीं लगता है। और अगर जो जिस शहर में उसकी पत्नी रह रही है ना, या उसके परिवार माता पिता कहीं रह रहे हैं जहाँ पर CGHS हॉस्पिटल नहीं है ना, तो उसको फिक्स मेडिकल अलाउंस, एक में लिख जाऊँ, एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया पर मंथ उसको सरकार देते रहेगी मेडिकल के नाम पे, है ना, कि लो भैया अपना इलाज करवाने काम आएगा। तो सरकार ये भी ख्याल रखती है मरने के बाद उसकी पत्नी बच्चों का, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वो जीवित हों उनको भी पैसा मिलता है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए एक पैसा मिलता है। आज के डेट में 1 जनवरी मान लीजिए कि 2024 से चूंकि DA 50% पहुंच चुका है, तो उसको हर साल एक बच्चे के लिए 33,750 रुपये, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए पढ़ाने का पैसा मिलता है। साल भर में इतना रुपया, तो एक बच्चे का इतना रुपया, तो 2 बच्चे का समझ जाइए करीब जो है 67,000 के आसपास में जो है उसको एक साल में 2 बच्चे के लिए पढ़ाने का पैसा मिलता है। 12th तक बच्चा को 12th तक पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है, 12th से बाहर पढ़ाने के लिए पैसा नहीं मिलता, सिर्फ इतना ही मिलेगा आपको पर साल। तो और जो जीवित है तो भी, और जो एक्सपायर हो गया और उसके बच्चे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, तो जब तक कि उसका बच्चा 12th तक नहीं हो जाता है तब तक जो है इतना रुपया उसको साल में सरकार एक बच्चे के लिए देते रहती है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पर। तो दोस्तों ये सब जो है डेथ के बाद एक सरकारी कर्मचारी के परिवार वालों को ये सब लाभ दिया जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट। यही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा सा यही एक थोड़ा सा बेनिफिट है। सिक्योरिटी कर सकते हैं आप, सिक्योरिटी के लिए ही लोग तो मान के चलिए कि सरकारी नौकरी में आते हैं, जैसे सिक्योरिटी के लिए लोग जो है बैंक FD में या पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो सीधा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डाल देते हैं, समझ जाइए। तो बस इसी तरह से ये समझ जाइए कि सिक्योरिटी है, इसीलिए लोग थोड़ा सा सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, भले ही बड़ा आदमी ना बने, लेकिन सोचते चलो भैया जो रोजी रोटी मिल रहा है इसी में काम चल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को और जो अच्छा लगा होगा जो हमने टॉपिक बताया है, और इसी तरह के मैं वीडियो बताता रहता हूँ सरकारी कर्मचारी के बारे में, सरकारी कर्मचारी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और भी कुछ एजुकेशनल वीडियोज भी डालते रहता हूँ पढ़ाने से संबंधित। तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दूसरों को भी पता चले कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलेगी आपको, सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहता है।